एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर कोशिका पढ़ चुके थे और दूसरा उत्तक। आज पाचन तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग समझिएगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को पचाने का काम करता है। यहाँ पर जानते हैं आप लोग। देखिए किसको कहते हैं डाइजेस्टिव, वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। जिससे जटिल पदार्थ जो है भोजन को सरल पदार्थ में बदलता है, में तोड़ देता है, तो उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र पूछेगा किसको कहते हैं, तो वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। यानी कि बहुत सारा अंग जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। एक अंग का काम नहीं है भोजन को पचाना, ठीक है। तो मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से जो होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो उसी प्रकार से कुछ इस सबसे ग्रंथि भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाचन ग्रंथि जो है, पाचन तंत्र जो है उसको कितना भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो यहाँ पर समझते हैं पहले पाचन तंत्र को। यहाँ पर लिखा हुआ है पाचन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पाचन तंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पाचन तंत्र। यहाँ पर पाचन तंत्र को जानते हैं 2 भागों में बटा हुआ है, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर समझिएगा आहार नाल जिसकी लंबाई 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर, या कहीं पर 32 फीट में कहेगा तो 32 फीट, और लंबाई में कहेगा 8 से 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर समझना है आप लोग को। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है आहार नाल की लंबाई तो हो गया। अब आहार नाल के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, याद रखना आप लोग को। आहार नाल के अंतर्गत मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और एक आता है बड़ी आंत। यहाँ पर क्या है, बड़ी आंत। तो समझिएगा आहार नाल के अंतर्गत ग्रास क्या क्या हुआ, मुख, गुहा, ग्रास नली। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, ग्रास नली ओइसोफेगस, आमाशय यानी स्टोमैक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये तो हुआ आमाशय के अंतर्गत, आहार नाल के अंतर्गत इतना हुआ। अब पाचक ग्रंथियां जो है निकलता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि और आग्नाशय, ये सब जो है पाचक ग्रंथियां ये सबसे निकलता है, यानी एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब जो है आहार नाल के बारे में हम लोग जो है अभी थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखिए क्या कहता है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गूदा तक रहता है। याद रखना है, पूछेगा आहार नाल जो है कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। यहाँ पर दिया हुआ है मुख गुहा से, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा आहार नाल जो है कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से। और कहाँ तक लास्ट होता है, एनस यानी गूदा तक, याद रखना है। आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर या 8 से 10 फीट होती है, ठीक है। पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर या 32 फीट होती है, याद रखना है। अंतर्गत पूछेगा आहार नल के अंतर्गत मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय तथा गूदा आता है, इसको याद रखना है। अब देखिए आगे इसके बाद क्या कहता है, पाचक ग्रंथियाँ। देखिए तो आहार नल के बारे में बता दिए। अब पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड किसको कहते हैं, याद रखना। देखिए क्या क्या आता है, ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। याद रखना, पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है, जिसके थ्रू भोजन पचता है, करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय ये सब आता है। अब आप लोग समझिएगा। अब देखिए पाचन तंत्र जो है क्या होता है, समझिए थोड़ा सा। पाचन तंत्र में जो है जटिल पदार्थ जो है एंजाइम की मदद से उस सरल पदार्थ में तोड़ देता है। जटिल पदार्थ जो है उसको किस में तोड़ देता है, सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ग्रंथि से 2 चीज़ निकलता है, याद रखना, एंजाइम और हार्मोन। ग्रंथि से जो ग्रंथि हुआ, जठर ग्रंथि जैसे ग्रंथि सब जो है उस सबसे क्या निकलता है, एंजाइम और हार्मोन। ये पाचन में मदद करता है, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन जो है पाचन में क्या करता है, मदद। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से और पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में, याद रखना है। और पचा भोजन को पूछेगा क्या कर मल के रूप में कहाँ जमा होता है, याद रखना है बड़ी आंत यानी रेक्टम में, एक तरह से मलाशय में। तो यहाँ पर समझना है। अब देखिए जटिल पदार्थ जो है पूछेगा, जटिल पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब कौन पदार्थ है, जटिल पदार्थ। ये जो है एंजाइम जो है इसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, का पाचन करता है तो ग्लूकोज बना देता है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, याद रखना है। अब प्रोटीन जो है एंजाइम की मदद से एमिनो अम्ल में बदल देता है, और वसा को हम लोग यह एंजाइम की मदद से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में इस सरल पदार्थ हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मुख गुहा पहला भाग क्या है, मुख गुहा। इसके बाद ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भाग जो है मुख गुहा, उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, समझिएगा। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है, जैसे कि दांत, जानते हैं मुख गुहा यानी ऊपर वाला जो है मुख से होता है, दांत आता है, जीभ आता है, और लार ग्रंथि आता है यानी सलेवरी ग्लैंड होता है। दांत यानी टीथ, सलेवरी ग्लैंड जीभ यानी टंग, और लार ग्रंथि यानी सलेवरी ग्लैंड होता है। देखिए अब पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ये डिटेल से है, अच्छा से नोट्स में लिखा हुआ है, अच्छा से बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा से इसमें लिखा हुआ है। अगर यदि इसको लिखना चाहते हैं तो कोई भी धीरे धीरे लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको याद रखना है, या फिर 2-4 बार वीडियो को देखिएगा, 2 बार, 1 से 2 बार, दूसरा बार में पूरा क्लियर ही हो जाएगा, तो इसलिए 2 बार वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कहता है, दांत। दांत के बारे में यानी टीथ। दांत का अध्ययन पूछेगा ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांत का बाहरी परत इनामेल का बना होता है, याद रखना है, पूछेगा दांत का बाहरी परत किसका बना होता है, इनामेल का। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना, इसीलिए हम बता रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा होता है। जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, पूछेगा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनामेल, जो बाहरी परत है दांत का। ठीक है, याद रखना। अब दांत के प्रकार, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दांत के प्रकार समझना है। दांत के प्रकार इस बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग। दांत के जो है 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, दांत कितना प्रकार के, 4 प्रकार। दांत इधर पढ़ेंगे, इधर संख्या, इधर कार्य, पहले समझ लेते हैं। दांत जो है इनसाइजर, पहला क्या है, इनसाइजर। दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। याद रखना है, पहला बोलिए फिर से, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, अगला होगा मोलर, अगला नीचे में थोड़ा सा है मोलर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझिए इनसाइजर की संख्या। इनसाइजर जो है पूछेगा, दांत जो है इनसाइजर, इसकी संख्या कितनी होती है। इसी को कृंतक, कृंतक कहते हैं, या कतरनक इसी को कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 8 होता है। ठीक है, आगे में जो चौड़ा वाला 4 गो नीचे होता है, 4 गो ऊपर में जो होता है, उसी को कृंतक कहते हैं। यानी इसका काम क्या है, भोजन को काटने का काम करते हैं। इनसाइजर। दूसरा है कैनाइन। कैनाइन मतलब हिंदी में, कैनाइन मतलब रदनक। इसकी संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4। ये जो है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। हम लोग में उतना मतलब इसका काम नहीं है ज़्यादा, हम लोग भी चीरने फाड़ने में, लेकिन ये सब जो मांसाहारी जानवर होता है ना, उसमें अधिकतर काम होता है इसका। ठीक है, तो याद रखना। अगला है प्रीमोलर। अगला क्या है, प्रीमोलर। इसको क्या कहता है, अग्र चवर्णक। यानी इसकी संख्या कितना होता है, 8। ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। तो याद रखना, भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर अग्र चवर्णक। अगला है मोलर। अगला क्या है, मोलर यानी चवर्णक। मोलर यानी चवर्णक। इसकी संख्या 12 होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है तो दिमाग में रखना आप लोग को। मोलर की संख्या कितना होता है, 12। और चबाना तथा पीसने का काम करता है मोलर। ठीक है, और चबाने का काम करता है कौन, प्री मोलर। और चबाने और पीसने का दोनों का काम। और चीरने फाड़ने का काम करता है कैनाइन। और यहाँ पर काटने का काम करता है, कोई भी चीज़ हम लोग रोटी जैसे मोड़ के बचपन में खाते थे, यहाँ से आगे वाले दांत से, तो उसी तरह से उसको क्या कहता है, इंसाइजर। ठीक है, इसकी संख्या 8, और यहाँ पर 4, और फिर 8, और फिर 12, टोटल कितना हो गया, 32। टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, 32। तो यहाँ पर आप लोग जो है याद रखना है, नोट में एक लिख लीजिएगा याद रखने के लिए बच्चों में। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप लोग को। बच्चों में दांतों की यानी दूध के दांत की संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। दूध के दांत जो है बच्चा में हम लोग को 12 साल के अंतर्गत जो है, एक तरह से 6 साल के बाद तो मतलब आ जाता है, 6 साल में तो सब दांत आ जाता है, लेकिन 12 साल के अंतर्गत सब टूट भी जाता है। ठीक है, अब फिर से उसके स्थान पर टोटल 32 दांत निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे कि 16 तक में तो 28 दांत रहता है, लेकिन 24 तक में फिर टोटल 4 दांत और जो है बढ़ जाता है। इस तरह से टोटल दांत की संख्या कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो पहले बच्चों में दांतों की यानी कि संख्या याद रखना है, दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है, यानी दूध के दांत। इसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है, यानी पीछे वाला जो है 12 ठो वो नहीं पाया जाता है, सॉरी बीच वाला थर्ड मोलर। प्री मोलर पहला इनसाइजर कैनाइन, प्री मोलर नहीं पाया जाता, अब मोलर पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, अब जब मुख का पीएच मान पूछेगा 5.5 या इससे कम हो जाता है,
तो दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दांत का यानी मुख का pH मान जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत क्या हो जाता है, सड़ने लगता है। इसलिए हम लोग को कहता है अच्छा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है और मुंह में एक तरह से अम्लीय मात्रा रहता है और दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन करता है, जिसके कारण से दांत थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग साफ होता है, साफ लगता है, अच्छा लगता है। वैसे भी देखिएगा आप लोग कि रात में जो है क्या होता है, रात में लार नहीं बनता है, ठीक है, लार बनता है लेकिन मुंह चलता नहीं ना है एक तरह से, तो यहाँ पर जो है लार नहीं बनता जिसके कारण से मुंह गंदा हो जाता है। दिन भर जो है लार चलते रहता है ना, मुंह से निकलते रहता है, जिसके कारण से दांत साफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए लास्ट मोलर को विस्डम टीथ कहते हैं, याद रखना है। लास्ट मोलर को पूछेगा कौन सा टीथ, विस्डम टीथ, इसे अक्ल दांत कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। पहला जो थे इंसाइजर उसको कहते हैं नोज टीथ, यानी नाक के सीधा में। दूसरा केनाइन, केनाइन जो है उसको आई टीथ भी कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब प्रीमोलर, प्रीमोलर जो था उसको कहते हैं कौन सा टीथ, चिक टीथ, चिक टीथ, कौन सा, प्रीमोलर को चिक। और लास्ट मोलर यानी कि मोलर को कहते हैं विजडम टीथ, यानी अक्ल दांत। वो जब आ जाता है विजडम टीथ तो उसको अक्ल हो जाता है, यानी कहता है 24 साल के बाद आ जाता है। एनिमल के अंदर वाले इनामेल, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इनामेल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। इनामेल के अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं, याद रखना। दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दांत पूछेगा किसका बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, याद रखना आप लोग को। अब दांत के 3 भाग, दांत के कितना भाग होता है, 3। देखिए क्या है, दांत के 3 भाग होते हैं। पहला जड़ यानी रूट मसूड़ा में, और गर्दन नीक बीच वाला भाग, और मुकुट क्रोन यानी सबसे ऊपर वाला भाग। अब देखिए आगे क्या कहता है, वैसा दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे एक बार दंती यानी मोनोफायोडेंट कहते हैं, मोनोफायोडेंट कहते हैं, या परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। वैसा दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे द्विबार दंती कहते हैं, या डाइफोनोडेंट कहते हैं, याद रखना है। अगला दूध के दांत जैसे 2 बार निकलता है, दूध के दांत को क्या कहेंगे, मोनोफायोडेंट कहते हैं, यानी मिल्क टीथ इसको कहते हैं। दंत सूत्र समझिएगा, डेंटल फॉर्मूला। वयस्क में देखिए इंसाइजर अभी बताया, आई से इंसाइजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, अब एम से मोलर, याद रखना है। देखिए ऊपर में जो है यहाँ पर देखिए 2:1:2:3 यानी 21:23, नीचे भी उसी तरह 21:23, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से जब 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 4। फिर यहाँ पर इसमें 2 से गुना कीजिएगा 2, और नीचे वाला मिल जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा तब ना पूरेगा। और उसी तरह से फिर यहाँ 4, फिर 3 दूना 6, और नीचे 6, नीचे भी 6 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी इस तरह से होगा, टोटल कितना हो जाएगा, इस तरह से 32 दांत पूर जाएगा, टोटल कितना दांत। और बच्चों का दंत फार्मूला, बड़ों का दंत फार्मूला याद रखें 21:23/21:23, ठीक है, 21:23/21:23। अब बच्चों का दंत फार्मूला जो है 21:02 यानी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता बच्चों में, 32 दांत जो था उसमें टोटल जो है बच्चों में 20 दांत ना हुआ, तो थर्ड मोलर जो है 12 जाता था, वो नहीं पाया जाता है, याद रखना है। अगला 21:02 याद रखना। फ्लोरीन की कमी से, याद रखना, फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, जिसे फ्लोरिस नामक बीमारी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए जीभ के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़े किसके बारे में, दांत के बारे में। अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्सों से गर्दन से जुड़ी रहती है, याद रखना है। जीभ जो है एक मांसल संरचना है, जानते हैं आप लोग। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद ग्रंथियाँ पाए जाते हैं, यानी टेस्ट बर्ड पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन का स्वाद पता लगाया जाता है। देखिए दांत, देखिए हम लोग का मुख जो है इसी तरह से बना होता है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है ना, जैसे स्वीट यानी आगे का भाग जो है एक तरह से मीठा वाला बताता है, क्या बताता है, मीठा वाला। दांत टेस्ट ब्लड जो है, मतलब जो कुल 4 प्रकार का होता है। टेस्ट क्या होता है, 4 प्रकार का। पहला अगला जो है क्या बताता है, मीठा, अगला क्या, मीठा। और नमकीन बताया आगे के साइड का, आगे का जो साइड है वो किसको बताता है, नमकीन। यहाँ पर लिखा है साल्ट यानी नमकीन, सॉल्टी। और सावर यानी खट्टा, यानी पीछे का साइड जो है उस सावर यानी खट्टा को बताता है। और लास्ट वाला जो है पीछे
लास्ट वाला जो पीछे जो है वो तीखा को बताता है। बीटर, बीटर मीन्स तीखा, बीटर मीन्स क्या होता है? तीखा, यानी तीखा को बताता है, ये तीखा को बताता है। पहला मीठा बताता है, सबसे लास्ट क्या बता दिया? तीखा, मीठा तीखा। और आगे का साइड यानी किनारा, आगे का किनारा जो है क्या बताया? नमकीन। और यहाँ पर जो है पीछे का साइड यानी किनारा क्या बनाता है, क्या बताता है? खट्टा। क्या बताता है? सॉरी यानी खट्टा, खट्टा को बताता है। जीभ का चित्र है ये, ठीक है। अब देखिए दांत 4 प्रकार का स्वाद बताती है, याद रखना। अगला जीभ का, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं एक पॉइंट कि जीभ का मध्य भाग में किसी प्रकार का स्वाद पता नहीं लगता है, अर्थात स्वादहीन होता है, बीज में कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे लार ग्रंथि। किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि यानी स्लाइवरी ग्लैंड। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पूछेगा, जोड़ा पूछ रहे हैं, एक जोड़ा में 2 गो होता है, सब याद रखना है इसको। पूछेगा मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। देखिए कौन कौन है, याद रखना है। पहला है सब मैंडिबुलर, दूसरा है सब लिंगुअल, तीसरा है पेरोटिड। याद रहा? पहला है सब मैंडिबुलर, दूसरा है सब लिंगुअल, तीसरा है पेरोटिड। ये जबड़ा के पास होता है, ये गाल के पास होता है, ये कान के पास होता है। पेरोटिड जानते हैं जो है, पेरोटिड ग्लैंड जो है में सूजन से गलसुआ यानी मम्स जिसको कहते हैं, नामक बीमारी हो जाती है, जो वायरस के कारण होता है। गलसुआ बीमारी पूछेगा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, याद रखना है। पेरोटिड जो कि सांप में जहर का काम करता है, पेरोटिड ही। सांप में जो है ना जहर का काम पूछेगा कौन? पेरोटिड ग्रंथि ही करता है, पेरोटिड, याद रखना उसी से। अगला देखिए ग्रास नली। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रास नली के बारे में। यह नली के समान होती है तथा मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो याद रखना है ग्रास नली जो है, ग्रास नली ओइसोफेगस जिसको कहते हैं, यह नली के समान नहीं होता है, गला में थोड़ा सा जो है, जो थोड़ा सा लंबा जो भाग होता है उसी को न कहते हैं। जैसे मुख के बाद ग्रास नलियन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है यह नली के समान होती है, यह तथा मुख को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। इसमें कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पूछेगा ग्रास नली में पाचन का कार्य होता है कि नहीं, तो याद रखना नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। श्वास नली में भोजन को ले जाने से रोकता है। श्वास नली में भोजन को ले जाने से रोकता है। श्वास नली में जो है ना भोजन, वहाँ पर 2 भाग में बटा हुआ रहता है ग्रास नली में, ठीक है। एक एपिग्लोटिक्स होता है, एक ग्रास नली का उधर ग्रहणी एक अलग भाग होता है, ठीक है। यहाँ ग्रास नली में गति जो होता है उसको क्रमानुकुंचन कहते हैं। ग्रास नली यानी ट्रेकिया जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रमानुकुंचन की गति होता है, ठीक है। ट्रेकिया उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से, जो ग्रास नली होता है ना, इसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से, ठीक है। उसी को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, याद रखना। अब देखिए ग्रास नली एपिग्लोटिक्स जो है, समझ लीजिए थोड़ा सा। एपिग्लोटिक्स श्वास नली में भोजन को ले जाने से रोकता है। श्वास नली में ना भोजन चल जाए, इसी को एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिक्स जब हम लोग पानी पीते हैं तो देखिएगा आप लोग क्या, सब कोई सांस नहीं लेता है उस टाइम, सब पानी पीता है तो आदमी हपस जाता है, तो उसमें सांस वाला नली क्या होता है? बंद हो जाता है। अब पानी जो है आमाशय में चल जाता है। उसी प्रकार जब श्वास लेते हैं तो इस तरह खाना खाते हैं तो उसी तरह से खुलता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, इसलिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। अब आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में? ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय इंपॉर्टेंट है, याद समझना है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। स्टोमैक, आमाशय में भोजन का तत्कालिक संग्रह तथा पाचन का कार्य किया जाता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटा रोक कर रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आमाशय में भोजन कितना घंटा रुकता है? 4 घंटा। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितना भाग होता है? आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। कार्डियक, फुंडिक, यहाँ फंडिक लिखा गया, फॉरसू का होगा, फुंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। याद रखना आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक देखिए, इससे HCl निकलता है, याद रखना। कार्डियक यानी आमाशय के अगला भाग जो है, आमाशय के अगला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। इससे क्या निकलता है? इससे याद रखना है आमाशय के 3 गो भाग हुआ, इसमें से पहला जो भाग हुआ कार्डियक जो हुआ, इससे क्या निकलता है? HCl निकलता है, याद रखना है। क्या निकलता है? HCl निकलता है, जो भोजन को अम्लीय करता है। क्या करता है? अम्लीय, सूक्ष्मजीव यानी कीटाणु को नष्ट करता है। जैसे बच्चा सब जो हम लोग ही देखिएगा, जब
हाथ गंदा भी रहता है, कहीं प्रसाद बट रहा है या कुछ भी, तो ऐसे पोंछ लेते हैं और ले लेते हैं, खा लेते हैं। अब बच्चा सब तो ज़्यादा ही कोई भी चीज़ देखा मुंह में ले लिया, उस तरह से उसमें कीटाणु सब बहुत सारा चल जाता है मुंह के अंदर ना, उसको नष्ट करने का काम करता है कौन, HCl वही। ठीक है, इसमें कीटाणु निःशुल्क जीव को नष्ट करने का क्षमता होता है। ठीक है, अगर कीटाणु सब अंदर चल जाएगा तो उसको नष्ट करने के लिए है पेट में इन्हें, तो इसलिए जो है थोड़ा सा कुछ भी चल जाएगा तो गंदा तो उसको मार देगा। अब देखिए एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा है फुंडिक, दूसरा क्या है, फुंडिक, याद रखना है फुंडिक, यहाँ पर फुंडिक लिखा होगा। फुंडिक यह बीज का भाग होता है, याद रखना, पूछेगा अमाशय के बीज के भाग को क्या कहता है, फुंडिक कहता है। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है, याद रखना है, यह भोजन को रोक के रखने का करता है। इसी में जो है कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो रूजी अपने स्थान पर क्या होता है, खड़ा हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग को क्या होता है, जिसके कारण से हम लोग को चुभता है। इसीलिए जब चुभता है तो आदमी कहता है पेट गड़ता है, तो अरे चुट्टा तो भोजन उसमें डालो ना, अपने खत्म हो जाएगा। जो चुभता था ना, वो भोजन अगर डालेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चुभना। इसीलिए भोजन जब हम लोग नहीं करते हैं अधिकतर, और अधिकतर देर तक भूखे रहने पर एक बीमारी होता है जिसको अल्सर कहते हैं। कौन सी बीमारी, अल्सर बीमारी होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, पाइलोरिक। अगला क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक, पाइलोरिक के बारे में समझते हैं। पाइलोरिक, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। इससे जठर रस का स्राव होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। पूछेगा पाइलोरिक में छोटा छोटा जो है, पाइलोरिक जो भाग हुआ आमाशय का, सबसे लास्ट का भाग हुआ, पहला भाग कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। इसमें छोटा छोटा ग्रंथि होता है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा ग्रंथि होता है, इस तरह से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इसी तरह से तो यहाँ पर जो है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती, जिससे जठर रस स्राव होता है। पूछा जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में HCl यानी रेनिन और पेप्सिन, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। जठर रस में HCl और रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। पूछेगा जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, HCl, रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, याद रखना है। HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है, ये तो जान चुके हैं। एंजाइम को सक्रिय करता है, एंजाइम जो है उसको निकालने के लिए मदद करता है। ठीक है, असूंग जीव को क्या करता है, कीटाणु सबको बताए नष्ट करता है। थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लिए, HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। अब देखिए पेप्सिन के बारे में, क्या है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है ये। पूछेगा प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन। कौन बदलता है, पेप्सिन। ठीक है, और रेनिन, उसी में ग्रंथि में जो है उसमें एक तरह से रेनिन और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन, रेनिन जो है यह दूध का पाचन करता है। रेनिन पूछेगा किसका पाचन करता है, दूध का। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का। रेनिन दूध का पाचन करता है, रेनिन दूध का है। याद करना है, याद, तब ये ऐसे होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में जब तक याद रहेगा वही ठो काम देगा। ठीक है, एक कहावत भी है, जानते होंगे आप लोग, कि किताब में लिखा हुआ बात और दूसरे के जेब का पैसा कोई काम का है नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग के दिमाग में जो पढ़ेंगे और जो हमारे दिमाग में होगा, हम लोग का जो जेब में पैसा होगा वही ना हम लोग का काम आएगा। इसीलिए कहता है किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कितना आप ग्रहण किए हैं, कितना याद रखे हैं, वही तो आपका है। वही ना एग्जाम में लिखिएगा, क्या किताबें लेकर चल जाइएगा। इसीलिए जो है थोड़ा सा पढ़िए और समझिए तब लिखिए थोड़ा। ठीक है, समझ लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं ना है। साइंस है जी, और समझने विषय है। छोटी आंत, अब किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है, छोटी आंत। ठीक है, 6 से 8 मीटर। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। देखते नहीं है जी, बकरी सब जो, यानी बकरी के या पाठा को सब जो, खस्सी सबको जो काटता है बीच में, तो यहाँ पर देखिएगा काटता बीच से नहीं, मतलब जो गला के पास काटता है, इसके बाद फिर उसको फाड़ता है, इसके बाद उससे पेट से जो निकलता है, जो है बहुत छोटा जैसा नहीं रहता है, बहुत नली के समान, उसी को छोटी आंत कहते हैं। छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है, याद रखना।
छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के कितना भाग होता है 3, छोटी आंत के 3 भाग होता है। डेडुनम यानी ग्रहणी जिसको कहते हैं, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ठीक है। दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। छोटी आंत के कितना भाग 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, याद रहा। डेडुनम, जिलियम, जेजुनम, इलियम याद रखना है। अब देखिए इसके इलियम, इसी भाग में रक्त की विलाई द्वारा पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, इलियम में। अब थोड़ा सा इधर देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, नोट में जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है। मांसाहारी के जीव की तुलना में शाकाहारी जीव की छोटी आंत बड़ी होती है। सही बात है, मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी जीव की छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है, याद रखना है। यकृत यानी लीवर, अब लीवर के बारे में जानकारी लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीवर या जिगर जिसको कहते हैं, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछेगा शरीर की सबसे बायस्रावी ग्रंथि है, बताएं थे ग्रंथि जो होता है ना, एक बायस्रावी, एक अंतःस्रावी, एक मिक्स यानी मिश्रित ग्रंथि होता है। तो लीवर जो है ये कौन सा ग्रंथि है, बायस्रावी ग्रंथि है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा किसको कहते हैं, तो लीवर को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, लीवर। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 kg होता है, याद रखना। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है, यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में जमा रहता है। जो कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। पित्त का निर्माण पूछेगा कहाँ होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो यकृत में होता है। और जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। कहाँ रहता है, पित्ताशय में, याद रखना है, ठीक है। अगला, यकृत में पुनर्निर्माण बहुत तेजी से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत में पुनर्निर्माण रीजनरेशन पावर जो है ये सबसे अधिक होता है, जिससे ये भोजन जिससे अपने क्षतिग्रस्त को पुनः निर्माण करता है। बताए थे कि अगर यकृत यानी लीवर में जो है अगर कोई चाकुआ मार देगा, इन्हें कब घुमाने दे, हलोड़ नहीं दीजिएगा, तो ऐसे ही बताएं उसको, मारना नहीं है, मतलब समझाने के लिए। तो अपने से रीजनरेशन पावर उसमें अधिक होता है कि ठीक हो जाएगा अपने से, सुइया दवा नहीं हो लीजिएगा, थोड़ा बहुत लेके तो अपने से उसको ठीक होने का क्षमता होता है। इसीलिए जो है यकृत को एक तरह से अच्छा माना गया है ना, उसमें रीजनरेशन पावर होता है यकृत। अब यकृत क्या करता है, यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है, याद रखना। अब देखिए भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण यही होता है, ठीक है। भ्रूण मतलब जब बच्चा जो है छोटा रहता है उसको भ्रूण कहता है, ठीक है। पेट में जब रहता है भ्रूण, ठीक है। देखिए वैसे ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है, बोन मैरो में। लेकिन भ्रूण अवस्था में जब बच्चा रहता है उसमें जो है भ्रूण का जो है निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है भ्रूण का ब्लड का निर्माण कहाँ, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में होता है। ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, याद रखना। अब देखिए पित्त वर्णक 2 प्रकार का, एक पीला रंग का प्रदान करता है, एक हरा रंग का प्रदान करता है, इतना जरूरी नहीं है। अब देखिए अगला, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया या हेपेटाइटिस बीमारी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया या हेपेटाइटिस बीमारी होती है। अगला है जॉन्डिस नामक रोग होता है, या रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से भी होता है। यकृत में हेपेटाइटिस कोशिका पाया जाता है, हेपेटिक कोशिका। अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय क्या कहता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। एलेटिलेट ट्रिक है, क्या है, एलेटिलेट। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, याद रहा। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, याद रखना। लाइपेज देखिए क्या करता है, यह वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। और एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। अगला ट्रिप्सिन देखें, यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन, ट्रिप्सिन बदलता है, ठीक है। ट्रिक एलेटिलेट, याद रखना। अगला पित्ताशय के बारे में, गॉल ब्लैडर जिसको, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। पित्ताशय में यकृत जो है द्वारा जो बनाया पित्त वो क्या रहता है, जमा होता है पित्ताशय में। बताए थे यकृत में क्या यानी लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है, अब पित्ताशय में का जमा होता है।
अब पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, इसका pH 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ता है, जिसे पाइसीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहता है? पाइसीकरण। जिसे क्या कहता है? पाइसीकरण कहते हैं। जिसे पाइसीकरण कहते हैं। अब अगला समझिए, अग्रणी, ग्रहणी। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है, जानते हैं। डेडुनम जो है पहला भाग होता है। डेडुनम जो है पहला भाग होता है। इसके बाद देखिए आगे देखिए ध्यान से थोड़ा सा। डेडुनम यानी ग्रहणी, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, यहाँ इसमें पित्त मिलता है। याद रखना, डेडुनम यानी ग्रहणी जो है यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, यहाँ इसमें पित्त मिलता है और भोजन क्षारीय बना देता है। याद रखना, क्या बनाता है? क्षारीय। अगला है जेजुनम। जेजुनम देखिए, ग्रहणी का आगे वाला भाग जेजुनम कहलाता है। ग्रहणी का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। ठीक है। या जेजुनम भोजन को छोटी आंत के नीचे वाला हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती। याद रखना, जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अगला इलियम। अगला क्या है? इलियम। अगला इलियम, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इलियम जो है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों को होता है। याद रखना है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है। इन आंतरस से सक्कस इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है। अगला एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है। माल्टोज या माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज या सुक्रोज को पचाता है। लैक्टोज को पचाता है या लैक्टोज को पचाता है। अब देखिए छोटी आंत के अंतिम भाग थोड़ा सा है नोट में। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं, जो भोजन का अवशोषण करता है। याद रखना है। ठीक है। वैसे भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? बताए थे छोटी आंत में ही। अब तो लास्ट है कौन सी? बड़ी आंत। जानते हैं बड़ी आंत के बारे में थोड़ा पढ़े थे। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ पर? बड़ी आंत। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। सीकम, पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। तीसरा क्या है? रेक्टम। तीसरा है रेक्टम। याद रखना है। इसी प्रकार से अगला जो है सीकम। सीकम वाले भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। अपेंडिक्स सेल्यूलोज को पचाता है, जो जानवरों को एक मुख्य अंग है। याद रखना, सीकम जो है, सीकम वाले भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है। याद रखना, अपेंडिक्स जो है हम लोग के शरीर का क्या अवशेषीय अंग है। जो अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। जानवरों का एक मुख्य अवशेषीय अंग है। हम लोग में सीकम का कोई कार्य नहीं है। ठीक है। जो कि अपेंडिक्स जो है सीकम में ही उसी जगह अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है। अपेंडिक्स का हम लोग में अवशेषीय अंग है, वो कोई कार्य नहीं होता है। वो तो जानवरों में भोजन का पाचन का कार्य करता है। ठीक है। और अपेंडिक्स बीमारी भी हो जाता है तो उसको निकाल के काट के निकाल भी दिया जाता है हम लोग में। अब देखिए कोलोन। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन वाले क्षेत्र में ही कुछ सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो विटामिन B1, B6, B12 तथा के का निर्माण करता है। अब देखिए रेक्टम के बारे में थोड़ा सा ही लास्ट है। अब देख लीजिए रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। रेक्टम वाले जो है क्षेत्र से अनपचे भोजन जो है शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जानते हैं आप लोग, रेक्टम सबसे लास्ट भाग हुआ। अब पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था में होती है। अंतग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। ठीक है। अगला पाचन यानी कि डाइजेस्टिंग, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए अवशोषण। अवशोषण जो है पचे भोजन को पदार्थ को कोशिका जब सोख लेती है तो उसे अवशोषी कहते हैं। ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं इसको।
इसी तरह पचे हुए भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला लास्ट है मल परित्याग, यानी पाचन के बाद बचे हुए अवशेषी पदार्थ को बाहर निकालना है, क्या कहलाता है, मल क्रिया त्याग कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हमने टोटल जो है आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट किया, पाचन तंत्र। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इसको बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार 2 बार देखिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो है और लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए इस चैनल से। हम टोटल बायोलॉजी का टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे, इसी तरह फिजिक्स फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके। जय हिंद, जय भारत।